लिविंग रूम में एक आदमी और औरत के बीच झगड़ा चल रहा होता है। मैंने तुमसे कहा ना, ये सारी की सारी पोस्ट अभी के अभी डिलीट करो। बट व्हाई? तुम मेरी पत्नी हो यार। हाँ, मगर दुनिया की नजरों में नहीं, समझे? मगर क्यों? अरे मैं एक मॉडल हूँ। अगर किसी को पता चल गया ना कि मेरी शादी हो गई है तो इंडस्ट्री में मुझे कोई काम नहीं देगा। समझ नहीं आता तुम्हें? अपनी मॉडल पत्नी के बार बार कहने पर बेचारा आदमी एक एक करके सारे फोटोज डिलीट कर देता है। सुजाता और विकास की शादी हुए अभी 1 महीना हो चुका था, मगर फिर भी सुजाता अपने आप को शादीशुदा कहलाना पसंद नहीं करती थी। सुजाता एक मॉडर्न लड़की थी और मॉडलिंग में अपना नाम बनाने की कोशिश कर रही थी। वो हमेशा शॉर्ट ड्रेस पहना करती थी और देर रात तक पार्टियों में जाया करती थी। ऐसे ही एक दिन सुजाता, सुजाता। अरे क्या हो गया? क्या सुजाता सुजाता लगा रखा है? अरे मुझे एक कप चाय चाहिए यार, इसलिए मैंने तुम्हें पुकारा। क्या कहा? चाय? और वो भी मैं बनाऊं? हाँ तो तुम ही बनाओगी ना, और कौन बनाएगा? बिल्कुल भी नहीं, मैं एक मॉडल हूँ। और प्लीज ना, मुझे ये सुजाता के नाम से मत बुलाया करो, क्योंकि इंडस्ट्री में लोग मुझे सूजी के नाम से जानते हैं। तो प्लीज तुम भी वही कहा करो। तभी वहाँ उसकी सास उषा देवी आती है और कहती है, अरे बेटा, थोड़ी देर रुक जा, मैं बना देती हूँ चाय तेरे लिए। प्लीज मम्मी जी, एक कप चाय है ना, मेरे लिए भी बना देना। मैं तो चली मेकअप करने। ऐसा कहकर सुजाता अपने कमरे में चली जाती है। वैसे तो विकास और उषा देवी को बहू के मॉडलिंग करने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उसका अपने घर के प्रति लापरवाह रवैया उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। ऐसे ही एक रात 10 बजे सुजाता मिनी स्कर्ट और लो टॉप पहनकर कहीं जा रही थी। तभी उषा उससे कहती है, अरे बहू, रात के 10 बज रहे हैं और तू ये छोटे छोटे कपड़े पहनकर कहाँ जा रही है? मॉम, मैं पार्टी में जा रही हूँ। बेटा, इज्जतदार घराने की बहुएं इस तरह रात को बाहर नहीं जाती, समझा कर। और प्लीज मॉम, आपको हर बात में किच-किच करना बहुत जरूरी है क्या? ये सब मेरे काम का हिस्सा है। आपको तो कुछ पता भी नहीं है। आप ना बहुत नैरो माइंडेड हो। सुजाता, ये क्या तरीका है माँ से बात करने का? वो तो तुम्हें तुम्हारी भलाई के लिए कह रही है। कोई बात नहीं बेटा, उसकी कोई जरूरी पार्टी होगी तो चिंता मत कर। सुजाता पूरी पार्टी करके सुबह सवेरे घर वापस आती है। गुड मॉर्निंग मॉम, आज आप इतना जल्दी कैसे उठ गई? उषा भी जवाब नहीं देती। अरे नहीं बात करनी तो मत करो ना, आई डोंट केयर, मैं तो चली सोने। जब वह सोकर उठती है तो देखती है कि विकास और उषा देवी खाना खा रहे हैं। सुजाता भी वहाँ आती है और कहती है, मॉम, मुझे भी खाना दे दीजिए। उषा देवी उसके लिए खाना लेकर आती है। खाने को देखकर सुजाता चिल्लाने लगती है, व्हाट द हेल मॉम, क्या है ये सब? इतना ऑयली फूड, मैं कैसे खाऊंगी ये सब? आप जानती है ना कि मैं एक मॉडल हूँ। इतना कहकर वो थाली उषा की तरफ सरका देती है। बदतमीजी की भी हद होती है सुजाता। एक तो मेरी माँ ने तुम्हें खाना बना कर दिया, ऊपर से तुम उनसे इस तरह बिहेव कर रही हो। अरे तो क्या हो गया? क्या उन्हें मेरे प्रोफेशन के बारे में नहीं पता? अगर माँ के हाथ का खाना पसंद नहीं है तो तुम खुद क्यों नहीं बना लेती? ओह, मैं बनाऊं? आखिर मैं एक मॉडल हूँ। अरे अरे बस ठीक है, अब जाने दो और झगड़ा मत करो, शांत हो जाओ। ऐसे ही कुछ दिनों बाद, सुनो सुजाता बहू, आज घर पर मेहमान आने वाले हैं, तुम ना जरा अच्छे से कपड़े पहन लेना। आप कहना क्या चाहती है मॉम? अरे बेटा, मेरे कहने का ये मतलब है कि तुम साड़ी पहन लेना। ये जो तुमने कपड़े पहने हैं ना, इसमें से आधे से ज्यादा शरीर तो खुला ही रहता है। कुछ समय के बाद मेहमान आते हैं। सब लोग सुजाता के बारे में पूछते हैं। उषा सुजाता को आवाज लगाती है। सुजाता आती तो है, मगर उसने वही छोटे कपड़े पहने हुए थे। और ये क्या पहन रखा है तुम्हारी बहू ने? बड़ी बेशर्म है। क्यों, आपको मुझ में क्या बेशर्मी नजर आ गई भला? और ये जो तुम इतने छोटे छोटे कपड़े पहन के आई हो, वो
हेलो मिस्टर मेहमान, मैं तो ऐसे ही कपड़े पहनूंगी क्योंकि मैं एक मॉडल हूँ। आपको आना है तो वेलकम, नहीं आना तो रास्ता कम। गेट लॉस। उषा जी, आपकी बहू ना बेशरम होने के साथ साथ बदतमीज भी है। चलो यहाँ से, हमें नहीं रहना यहाँ पे। इतना कहकर मेहमान वहाँ से चले जाते हैं। मेहमानों के जाने के बाद उषा देवी कहती है, अरे बहू, माना कि तू मॉडल है, पर कम से कम मेहमानों के सामने तो साड़ी पहन लेती। अरे अगर आपको कोई सीधी सादी बहू चाहिए थी तो विकास की शादी किसी गरीब सी लड़की से करवा देती ना। तुम्हें तो मालूम ही था ना कि मैं एक मॉडल हूँ। मैं एक मॉडल हूँ। ये लफ्ज सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। आज से तुम्हारा हर काम बंद। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? मैं तुम्हारा घर छोड़कर अभी के अभी जा रही हूँ। इतना कहकर सुजाता अपना सारा सामान लेकर अपनी माँ के घर चली जाती है। अरे सुजाता बिटिया, तुम यहाँ, और दामाद जी कहाँ हैं? माँ, उन लोगों को मेरा मॉडलिंग करना पसंद नहीं था। वो चाहते थे कि मैं सारा दिन वो साड़ी पहने रखूं और घर का काम करूं एंड ऑल, और मुझसे ये सब नहीं होता, इसलिए मैंने वो घर छोड़ दिया। सुजाता अपने मायके में रहने लगती है। ऐसे ही एक दिन सुजाता को उदास देखकर उसकी माँ पूछती है, अरे बिटिया, क्या बात हो गई? देख रहे हैं हम आजकल तुम बहुत उदास नजर आ रही हो। माँ, वो बात ये है कि मुझे कुछ दिनों से काम मिलना बंद हो गया है। अरे बिटिया, काम काज में उतार चढ़ाव आवत रहत है। तब तक तुम ऐसा करो, हमारे साथ घर के काम काजन में हमारा हाथ बटाओ। ठीक है माँ। सुजाता धीरे धीरे करके घर के काम सीखने लगती है। साथ ही कभी कभी खाना भी बना लेती है। एक दिन सुजाता के पिताजी खाना खाते हुए खाने की तारीफ करते हैं। अरे वाह, आज तो बहुत ही बढ़िया खाना बना है। आज का सारा खाना हमारी बिटिया सुजाता ने बनाया है। देखा, मेरी बेटी मल्टी टैलेंटेड है, जो अपना काम और घर का काम दोनों बखूबी संभालती है। अपने पिता के मुंह से यह शब्द सुनकर सुजाता को बड़ी शर्म आती है। पापा, मेरे ससुराल में तो मेरी सासू माँ ही सारा काम संभालती थी। मैं तो बस खाना खाती थी और अपना काम संभालती थी। बेटी, मुझे तुझसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। हाँ पापा, आप सही कह रहे हैं। मुझे मेरे ससुराल वापस चले जाना चाहिए। हाँ बिटिया, तुम्हारा फैसला एकदम बढ़िया है। इस तरह सुजाता वापस अपने ससुराल लौट आती है। मॉम, विकास, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं अपना घर और मॉडलिंग दोनों को मैनेज करके चलूंगी। कोई बात नहीं बहू, गलती इंसान से ही होती है। हाँ सुजाता, अब मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है कि तुम मुझे शिकायत का कोई मौका नहीं दोगी। इसके बाद सुजाता अपना घर परिवार और अपनी मॉडलिंग संभालते हुए सभी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। सुबह 4 बजे अनीता देखती है कि उसकी ननंद प्रिया छत पर किसी से फोन पर बात कर रही है। ये देखकर अनीता कहती है, अच्छा, तो मतलब यहाँ रासलीला चल रही है। वैसे तो महारानी की आँख नहीं खुलती और अपने प्रेमी से बात करने के लिए सुबह के 4 बजे उठ गई। आज तो अपने ससुराल में नंद के नाम का हंगामा करने में बड़ा मजा आएगा मुझे। तभी प्रिया की नजर अपनी भाभी के ऊपर चली जाती है। प्रिया डर के मारे फोन को काट देती है और हड़बड़ाते हुए नीचे भाभी के पास जाती है और उनसे कहती है, क्या हुआ भाभी, कुछ काम था क्या आपको? अरे मेरी प्यारी ननद, मुझे तो कोई काम नहीं था, पर इतनी सुबह सुबह आप किसका हालचाल ले रही हो फोन पर? भाभी, वो मेरी एक फ्रेंड है, उसकी तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए मैं उससे फोन पर ही बात कर रही थी। अच्छा, तो मतलब आपकी फ्रेंड बीमार है। वैसे आप अपनी फ्रेंड को बाबू करके बुलाती हो क्या? और ये सब क्या था शादी करने की बातचीत? भाभी देखो, मैं मानती हूँ कि आपको सब कुछ पता चल गया है और मुझे नहीं लगता कि आपसे ये सब छुपाना अब ठीक रहेगा। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हो आप। तो चलो जल्दी से बताओ, आप किससे बात कर रही थी फोन पर? आप फोन पर ये मत सोचना कि आप मुझे बेवकूफ बना दोगी, क्योंकि मुझे सब कुछ पता चल गया है। बस आपके मुंह से सुनना बाकी है। भाभी, दरअसल बात यह है कि मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ, पर आपको तो पता है कि हमारे घर में छोटी छोटी चीजों को लेकर कितना बड़ा क्लेश होता रहता है। अब समझ में नहीं आ रहा कि घर में अपने बॉयफ्रेंड के लिए कैसे बात करूँ। वैसे एक बात बोलूं आपसे कि मेरी बहन भी आपकी ही एज की है,
पर उसे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई लिखाई से ही मतलब होता है और आप अभी से प्यार व्यार के चक्कर में पड़ गई हो। यही संस्कार सिखाए हैं क्या आपकी माँ बाप ने? आपको क्या लगता है कि आपकी बातें सुनने के बाद मैं आपको सपोर्ट करूंगी? बिल्कुल भी नहीं। आज कैसे भी मैं पूरे घर वालों को आपके बारे में सब कुछ बता कर रहूंगी। अनीता अपनी ननद को धमकी दे देती है और वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ बेचारी प्रिया डर के मारे टेंशन में आ जाती है। उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करे। ऐसे ही थोड़ी देर बाद अनीता किचन में जाकर खाना बनाने की तैयारी में लग जाती है। जब से अनीता को अपनी ननद के बॉयफ्रेंड के बारे में पता चला था, तब से उसके पेट में गुदगुदी होने लगी थी। वो बस अपनी सास और पति के उठने का इंतजार कर रही थी। आज तो कैसे भी अपने ससुराल में कलेश करवा कर ही रहूंगी। बड़ा मजा आएगा जब सबके सब ननद जी को सुनाएंगे। थोड़ी देर में सभी लोग उठ जाते हैं। अनीता मन ही मन मुस्कुरा रही थी। वो अपने ससुराल में हंगामा करने का प्लान बना चुकी थी। तभी अचानक से अनीता के फोन पर फोन आता है। अरे क्या कहा? अरे कब से गायब है वो? रुको मैं अभी आती हूँ। अनीता को इस तरह घबराते हुए देखकर अनीता के ससुराल वाले भी घबरा जाते हैं। तभी अनीता की सास कुसुम उससे बोलती है, क्या हुआ अनीता बहू, सब ठीक तो है ना? किससे बात कर रही है फोन पर? सासू माँ, मुझे अभी के अभी अपने मायके जाना होगा। मेरे मायके में कुछ तो हुआ है। मेरी माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। अरे तू अकेली नहीं जाएगी, हम सब तेरे साथ जाएंगे। पर बात क्या हुई है ये तो बता दे। सासू माँ, किसी ने कुछ बताया ही नहीं। वो तो मेरी भाभी का फोन आया था। उन्होंने बस मुझे अर्जेंट घर बुलाया है। माँ का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया है। समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हुआ मेरे मायके में। अनीता के साथ साथ अनीता के ससुराल वाले भी अनीता के मायके आते हैं। तो वो देखते हैं कि उसकी माँ कविता रो रो कर पागल हो चुकी है। तभी अनीता अपनी माँ के पास जाती है और उनसे बोलती है, क्या हुआ माँ, तुम रो क्यों रही हो? अरे क्या बताओ अनीता बेटी, तेरी छोटी बहन काजल है ना, वो ना अपने आशिक के साथ भाग गई है। अरे नाक कटवा दी मेरी उसने पूरे मोहल्ले में। अरे बेइज्जती हो गई हमारी। अब समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ अपना मुंह छुपाऊं। ये दुनिया मुझ पे थूकेगी, मुझे मार डालेगी। ये सुनते ही अनीता का शर्म से सर झुक जाता है। पूरे ससुराल वालों के सामने अनीता की बेइज्जती हो जाती है। ये सब देखकर अनीता की ननद मन ही मन में सोचती है, बड़ी आई अपनी बहन की तारीफ करने वाली। आज सुबह ही मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में पता चला था ना तुम्हें, और आज ही तुम्हारी बहन ने तुम्हारे मायके में हंगामा करवा दिया। अब मजा आएगा। बड़ी आई मुझे ब्लैकमेल करने वाली। पहले अपनी बहन को तो संभाल, उसके बाद मुझे कुछ कहना तुम। प्रिया अपनी भाभी को एक टक देखती ही रहती और मन ही मन बड़बड़ाहट चालू करती। ये देखकर अनीता को अपनी ही ननद से शर्मिंदगी महसूस होती है और वो मन ही मन सोचती है, हे भगवान, अपने ससुराल वालों को यहाँ लाकर तो मैं अपने मायके में ही हंगामा करवा दिया। कम से कम अकेले आई होती तो ये बात घर में ही दबी रहती। पर आज तो मैं खुद सबके सामने शर्मिंदा हो रही हूँ। ऊपर से मेरी ये ननद बड़ी इतरा रही है मेरे सामने। आज मेरी उस डायन बहन के सामने मेरी इतनी बेइज्जती हो रही है। तभी अनीता के घर पुलिस आ जाती है और पुलिस अनीता के घर वालों से कहती है, आप सभी को थाने चलना होगा। काजल का पता चल चुका है। वो बहुत ही शातिर है और एक सीधे साधे लड़के को उसने ठगा है। उसके पास 10 लाख रुपए कैश मिले हैं। आपकी बेटी काजल ने एक अमीर लड़के को मुर्गा बनाया था और उससे बहुत सारे पैसे निकलवाए और पैसे लेकर किसी और के साथ भाग रही थी। ये सब सुनकर अनीता के मायके में और भी ज्यादा हंगामा हो जाता है और पूरा कलेश वाला माहौल हो जाता है। इस तरह अनीता और उसका पूरा परिवार पुलिस स्टेशन जाता है। काजल को सलाखों के पीछे देखकर अनीता और उसके परिवार की नजरें शर्मसार झुक जाती हैं और आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसुओं का सैलाब होता है। ये सब देखकर अनीता की सास बोलती है, देखो काजल ने बेशक कुछ भी किया हो, पर वो है तो हमारे घर की बच्ची ही ना। उसे सलाखों से बाहर निकालना ही होगा। मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है ऐसे। अपने किसी जान पहचान के वकील को फोन करके वो लोग उन्हें बुला लेते हैं और वकील के जरिए काजल की बेल भी हो जाती है। थोड़ी देर में काजल घर आ जाती है और पूरा परिवार काजल को कोसने लगता है। देखो हमसे ज्यादा ना भी काजल को बुरा लग रहा है, इसलिए भगवान के लिए अभी उसे कोई कुछ मत कहिए, क्योंकि अभी जो हालात है ना, इन हालातों में कुछ भी कहना बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसे में इंसान बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है और ना चाहते हुए भी वो ऐसा कदम उठा लेता है जो पूरे परिवार के लिए अच्छा नहीं होता है। माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी। अपने घर वालों को संभालो और उन्हें समझाओ कि काजल को जितना हो सके उतना टाइम दे। और उसने ये सब क्यों किया, ये सब उसे जानने की कोशिश करो ना कि उससे उल्टा सीधा बोलो। ये सब देखकर अनीता को अब खुद ही शर्मिंदगी महसूस होने लगती है और वो अकेले में अपनी ननद प्रिया से हाथ जोड़कर माफी मांगती है। प्रिया, मुझे माफ कर दो।
सही कहा है किसी ने, जब हम सामने वाले के लिए बुरा सोचते हैं ना तो अपने आप हमारे साथ भी बुरा हो जाता है। जब मुझे तुम्हारी बॉयफ्रेंड के बारे में पता चला था तभी मैं सोच रही थी कि मैं अपने ससुराल में आज कलेश करवा कर ही रहूंगी, और देखो उसी दिन मेरे मायके में ही हंगामा हो गया। लेकिन मेरे ऐसे बुरे वक्त में तुमने और माँ जी ने मेरे पूरे परिवार को बहुत संभाला है। मैं वादा करती हूँ कि मैं खुद तुम्हारी और तुम्हारे बॉयफ्रेंड की शादी करवाने में तुम्हारी मदद करूंगी। थैंक यू सो मच भाभी, मुझे समझने के लिए। देखो भाभी, हम हैं तो एक ही परिवार का हिस्सा। आपस में मनमुटाव और लड़ाई झगड़ा करके हमारी ही बेइज्जती होगी, इसलिए हमें खुद एक दूसरे को समझना होगा। चलो अब माँ और मैं यहाँ से जा रहे हैं। जब तक आपके घर के हालात ठीक नहीं हो जाते तब तक आप यहीं रहो, बाकी का काम मैं खुद देख लूंगी घर पे। प्रिया और उसकी माँ दोनों घर वापस आते हैं। वहीं दूसरी तरफ अनीता मायके में ही रुक जाती है। धीरे धीरे घर के हालात ठीक होने में समय लगता है और अनीता के हालात जब ठीक हो जाते हैं तो वो वापस खुद अपने ससुराल आ जाती है।